चलो देखते हैं क्या है, पढ़ाऊं मैं? हाँ, ये है सब कुछ सरफेस, सतह, ठीक है। इस सतह पर हम पढ़ने वाले हैं घर्षण। घर्षण में देखो मैंने यहाँ पे बनाई है एक सरफेस, सतह। इस सतह पर मान लीजिए कोई एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब ये बॉल इस पे क्या कर रही है, लुढ़क रही है, ठीक। तो मेरे पास दो अलग अलग वस्तुएं हो गई, ठीक, अलग बोल लो या विषम वस्तुएं बोल लो या विषम बॉडी बोल लो, ठीक है। एक वस्तु तो ये हो गई बॉल और दूसरी है ये सरफेस। तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, मैं ये अभी ये नहीं बोल रहा घर्षण बल, क्योंकि हम तो घर्षण की डेफिनेशन दे रहे। मैंने कहा दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं जब यह एक दूसरे का विरोध करती है। अब पूरी डेफिनेशन है। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि घर्षण बल, मैंने ये कहा कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, मतलब यहां पर कोई ना कोई क्या लग रहा है, बल लग रहा है, क्योंकि ये बॉल तो इधर की ओर जा रही है और ये इसको यहां से क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रोक रहा है। जब भी कुछ देर बॉल चलती जल्दी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, एक कोई बॉल एक कोई सरफेस, तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे का क्या करें, विरोध करें, अपोज करें, ठीक। तो ये हो गया हमारा घर्षण। अब जो कि घर्षण है एक प्रकार का बल है, जो इसमें क्या वस्तुएं एक दूसरे का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, विरोध कर रही है, ठीक। तो ये तो बल हो गया, ये हमको जानना ही नहीं। डेफिनेशन क्या करोगे जान के, जानना तो ये है कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, जानना तो ये है। 3 प्रकार के घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोटनिक घर्षण बल। एक होता है सर्पी घर्षण बल। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल। लोटनिक को बोलते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। सर्पी को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स और स्थैतिक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो ये है हमारे पास 3 प्रकार के बल। चलो लोटनिक से शुरुआत करते हैं। मैंने ये कहा कि जब किसी सतह या सरफेस पर कोई वस्तु क्या होती है, लुढ़कती है। क्या होती है, लुढ़कती है। लोटनिक क्या मतलब, लुढ़कना, रोल करना। तब दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, सीधी सी बात है। मैंने इस सतह पे क्या करा, एक बॉल ली, उसको लुढ़काया, या कोई मान लीजिए ड्रम लिया, उसको लुढ़काया, वो थोड़ी देर बाद रुक रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो लुढ़कते जा रहा था, और किसी सतह पर जा रहा था, तो सतह उस पर एक क्या लगा रही थी, अपोजिट फोर्स लगा रही थी, जिससे हमने क्या कहा कि ये कौन सा हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जब कोई वस्तु, गतिशील वस्तु, ठीक है, क्या होता है, किसी सतह पर लुढ़कती है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल
सिंपल सी बात है। सर्पी में क्या हो रहा है, यहां तो लुढ़क रही थी, यहां पे वस्तु क्या हो रही थी, लुढ़क रही थी। यहां पर अब क्या होगा, मान लीजिए यहां पर एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, और यहां पर ये क्या है, सरफेस, और यहां पर कोई व्यक्ति है जो इसको धक्का दे रहा है, सरका रहा है। मैं इसको भी खींच के लाऊं, सरका नहीं, मैं से उठ रहा, खींच के ला रहा हूं, हाँ या ना, तो सरका रहा हूं। या मान लो कि मैं जोर से भागते और एकदम से सरकते गया, रुक जाऊंगा ना, क्यों रुकूंगा, क्योंकि मेरे जूते हैं जो मैं पूरी बॉडी और सरफेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो एक दूसरे का क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा। तो बस जब कोई गतिशील वस्तु या जब किसी वस्तु को किसी सरफेस पर क्या कराया जाता है, सरकाया जाता है, स्लाइड कराया जाता है, तब वस्तु और सरफेस के बीच में क्या होता है, एक बल लगता है, जिससे ये इसका क्या करती है, विरोध करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजी था, क्या कठिन है, रोल कर रही है तो अब ये विरोध कर रही है सरफेस, इसको हम सरका रहे हैं, चल 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 चल, तो विरोध कर रही है, तो दोनों हो गया। दिक्कत इसमें है स्टैटिक में, ठीक है, स्टैटिक में क्या है, अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, तो ये सरफेस पर है ना, सतह पर है ना, किसी, ध्यान से मेरे को देखो, लिखो मत, मेरे को देखो, क्योंकि ये स्टैटिक वाला समझ में नहीं आता है। मैंने क्या कहा, ये सरफेस पर ये है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, भयंकर ताकत, पर इसको हिला नहीं पा रहा हूं, या इसको सरका नहीं पा रहा हूं, और ना ही इसको रोल करवा पा रहा हूं। मैं इसमें खूब ताकत लगा, मतलब मैं बल तो लगा रहा हूं, बल ऐसा लगा रहा हूं कि ना तो ये रोल कर रहा है, ना तो ये मतलब लुढ़क कर पा रहा है, और ना ही ये सरक पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सरफेस ने इसकी गति को प्रारंभ होने से पहले ही इतना ज्यादा अपोजिट फोर्स लगा दिया होगा, जिससे ये अपनी स्थिति में वैसा का वैसा बना है। और जब ये अपने, मैं बल लगा रहा हूं, मैं यहां से बल लगा रहा हूं, तो सरफेस भी कहीं ना कहीं बल लगा रही है, ठीक है, और मैं इतना बल लगा रहा हूं और सरफेस भी इतना ज्यादा बल लगा रही है कि हो यह रहा है कि ना तो मैं इसको लुढ़का पा रहा हूं, ना सरका पा रहा हूं, वो अपनी स्थिति में बना लगा रहा हूं, देखो बना है, और वो सरका ही नहीं पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो फोर्स इतना ज्यादा होगा जिससे ये अपनी स्थिति में वैसा का वैसा ही क्या है, बना। तो जब दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, एक बल लगता है, और बल लगने पर क्या होता है, नहीं सॉरी, क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति प्रारंभ होने के पहले, सापेक्षिक गति मतलब मैंने यहां पर क्या कहा, ये था एक बड़ा सा मैंने बॉक्स लिया और मैं हूं इतना सा, ठीक, तो हुआ क्या, मैंने इसको लगाया फोर्स, ठीक, फोर्स इतना लगा रहा हूं, तो ये है तो अपनी स्थिति में वैसा का वैसे ही बना हुआ, तो बल तो मैंने भी लगाया और बल ये भी लगा रही है, तो इसमें इनके बीच में ये कोई गति हो रही है क्या, तो सापेक्षिक गति, सापेक्षिक क्यों, मतलब इसके लिए और इसके दोनों के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, इसलिए मैंने कहा सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पहले, गति प्रारंभ होने से पहले लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, जिससे वस्तुएं अपनी स्थिति में वैसी की वैसी, मतलब सिंपल सी बात है, नई डेफिनेशन समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिंपल सी बात कही कि मेरे पास कोई इतना भारी सा कोई वस्तु है जिसको मैं धका रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 1000 किलो का पत्थर रखा हुआ, 1000 किलो, और मैं उसको धका रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और जब अपनी जगह से हिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस पे सरफेस ने क्या करा होगा, एक फोर्स लगाया होगा, हाँ या ना, तो इतना फोर्स लगाया होगा कि मैं उसको हिला नहीं पा रहा हूं, मतलब वो ना तो क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, स्लाइड, वो बस अपनी स्थिति में वैसा का वैसा बना है, मैं कितना भी बल लगाऊं वो वैसा का वैसे बना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
तो ये तो समझ में आया। अब यदि मान लो ये जो पाथ है इसको ऐसा कर दो, ठीक है, और यहां पर मैं 1000 किलो का पत्थर रख दूं, तो ये सरकेगा कि नहीं? सरक जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? स्लाइडिंग का। वेरी गुड। मान लो मैंने पत्थर को फोर्स ऐसा लगाया कि ऐसा ऐसा जा रहा है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? रोल करते जा रहा है। और यदि मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं कि लगा रहा और वो रुका ही हुआ है, मान ली ये वाली कंडीशन, तो वो कौन सा हो जाएगा? मतलब एक ही में तीनों कंडीशन हो सकती है, बस डिपेंड ये करता है कि वो सरक रहा है या रोल हो रहा है या अपनी स्थिति में वैसा का वैसा बना हुआ है। आया समझ में? यहां पे किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इजी एग्जांपल है, कठिन अब आएंगे। देखो, सांप का चलना स्लाइडिंग, सबको पता है ना? बॉल का लुढ़कना रोलिंग, एक ड्रम का लुढ़कना, बेंच को एक से दूसरे स्थान पर सरकाते हुए ले जाना, मनुष्य का चलना, हाँ मनुष्य का चलना, स्लाइडिंग। चलो कितने लोग स्लाइडिंग बोल रहे? पहले वो हाथ खड़े करो। अच्छा, कितने लोग रोलिंग बोल रहे हैं? मनुष्य का चलना, उसमें कौन सा आएगा मनुष्य के चलने में? मनुष्य किस घर्षण बल के कारण ही चल सकता है? स्लाइडिंग। सारे स्लाइडिंग है। और एक, अच्छा कितने लोग स्टैटिक है? हाथ खड़े करो। 1 2 3, 3 ही लोग है। और आप क्या रोलिंग? रोलिंग वाले हो। और आप बाकी सब अब स्टैटिक वाले भी आ गए। चलो स्टैटिक कितने? चलो अच्छा, चलो अब अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं स्टैटिक वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। क्या मैं ऐसा ऐसा चल रहा हूं? ऐसा चल रहा हूं क्या? तो सरपी कैसे हुआ भैया? और रोलिंग। और भाई क्या क्या चाहते हो? वो क्या मैं घूम घूम के जा रहा हूं? तो ये तो दोनों हो गए खत्म। अब स्टैटिक कैसे? स्टैटिक कैसे? देखो क्या हुआ, मेरे को देखना यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूं, ठीक है, मुझे आगे गति करना है, ठीक है, गति करना है तो मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर एक पांव उठा रहा हूं और ये पांव रख रहा हूं, और जब ये पांव रखा तब दोनों वही है, वही है। जब मैंने ये पांव उठाया तब यहां पे लाके रखा, मतलब अपनी पोजीशन पे मैं वैसा का, बस मैं पांव को उठा के रख रहा हूं। तो इसमें सरफेस का कोई कांटेक्ट है क्या? ना तो सरकते हुए कोई कांटेक्ट है, ना ही। तो मनुष्य का जो चलना हुआ है, जानवरों का चलना हुआ, किस कारण हुआ? आया समझ में? अरे रोल कहां हो गया? अलग ही चले गए तुम तो, ठीक। तो हाँ, तो पैर तो उठते हैं। पैर देखो, मैं खिसक ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो पैर, मैं चल कैसे रहा हूं? मैं पैर को उठा रहा हूं, तो जब ये उठ के यहां पर आया तो इसमें सतह का कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। और ऐसा तो ये नहीं कि यहां से करके ऐसा होता तो सही हो जाता। तो स्टैटिक ही होगा, ना स्लाइडिंग होगा ना रोलिंग होगा। ऐसा कार के पहिए का घूमना, घूम घूम के चल रही है, पहिया घूम रहा है। नहीं तो कार खड़ी है तब उनको घुमा दो तुम लगा के ब्रेक, नहीं घुमा सकते। आया समझ में? तो ये था घर्षण बल, जिसको हमने देखा, सीखा, मजा भी आया, एग्जाम्पल भी समझा। अब बात करते हैं श्यानता, विस्कोसिटी, ठीक है। श्यानता, विस्कोसिटी क्या है ये? मुझे नहीं मालूम। मेरे को एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, मुझे मालूम है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें मालूम है तो बताओ फिर। एनी लिक्विड, एनी गैसेस भी हो सकता है,
शांता, हाँ, लिक्विड एंड गैसेस, ओके, वेरी गुड। तो दो लिक्विड लिए मैंने, शहद लिया और पानी लिया, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। चलो देखते हैं तुम्हारी शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है कि नहीं। इधर देखो, ध्यान से देखना, मजा आएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम ये किया कि सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जो शांता है यह किसका गुण है। तो यह है द्रव और गैस का। सापेक्षता मतलब किसके सापेक्ष? द्रव गैस के सापेक्ष। हाँ, एक दूसरे के सापेक्षिक गति करता है, हाँ ये बिल्कुल कह सकते हो, ये कह सकते हो। ठीक, अब देखो कैसे, यहाँ पे वही से समझाऊंगा, मजा आएगा, ऐसे कोई नहीं समझाता। सबसे पहले तो शांता की बात करूं तो यह सिर्फ द्रव और गैस का ही गुण है, ठोस का गुण नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात यह है क्योंकि ठोस में जो कोई ठोस है उसमें कोई परत नहीं पाई जाती, परत नहीं पाई जाती। अब मान लीजिए इसमें कोई परत नहीं है तो क्या मैं इसको सरका पा रहा हूं दोनों बिंदुओं को? नहीं सरका पा रहा ना, इसको पूरे को पेन को जब तक मैं उसको तोड़ूंगा नहीं जब तक इसका काम बनेगा नहीं। मैं इजीली सरका पा रहा हूं क्या? नहीं। लेकिन पानी है, पानी की एक धारा चल रही है, मैं यूं करूं पट तो बीच में गैप आ जाएगा, मतलब उसके अंदर परतें थी तो इजीली वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसी प्रकार एक मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे धुआं निकल रहा है कहीं से, तो मैं हल्का सा बीच में ऐसा करूं तो थोड़ी खाली जगह हो जाएगी, मतलब उसमें भी क्या है, परतें हैं। तो जहां पर परत होगी, परत मतलब एक के ऊपर एक लेयर, तो वहां पर ही कौन मदद करेगा? शांता, या उन्हीं में क्या पाया जाएगा, शांता का गुण पाया जाएगा। अब परत किस में है? एक तो द्रव में है और दूसरी गैस में। ठोस में परत नहीं होती। अब नहीं होती तो शांता किसका ही गुण होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शांता केवल किन में पाई जाती है? द्रव और गैस में, पहला क्वेश्चन। अब लेता हूं मैं एक द्रव, ठीक है, और समझ में आएगी अब शांता क्या होती है, विस्कोसिटी। मैंने क्या किया, मेरे पास है यहां पर एक जगह लिया मैंने शहद, ठीक है, और यहीं मैंने लिया पानी। ठीक, मैंने क्या किया, दो समान साइज मतलब दो लोटे लिए बराबर साइज के, दो, एक में पूरा शहद भर दिया, एक में पानी भर दिया, और मैं यहां पे फेंक रहा हूं। कौन आगे जाएगा? पानी आगे जाएगा, ये सबको पता है, पानी आगे जाएगा, शहद थोड़ी सी दूर जाएगा। अब शहद दूर गया तो शहद मैंने बनाया यहां पे, मान लो, तो शहद क्या, ये शहद, बस ये शहद जा रहा है, ठीक है, परत में है तो इसकी सारी परतें बना दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे मैंने शहद की परतें बना ली। पानी भी परत में पाया जाता है तो इसकी भी मैंने परतें बना ली। पर हुआ क्या, पानी क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, हाँ या ना, आगे जा रहा है, तो ये ज्यादा दूरी तक गया। ये ऐसा क्यों हुआ? विस्कोसिटी के कारण, ठीक है। तो विस्कोसिटी, अब मुझे यहां पे इन परतों में विस्कोसिटी समझना है। तो मान लीजिए शहद की ये पहली परत, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे 5 इसमें भी मैंने बना दी, ठीक है। अब हुआ क्या, चूंकि शहद क्या है, ये क्या है, पतला है, मतलब कि जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे शहद के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे, हाँ या ना, पहली चीज तो ये। अब जो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं उन पर बल ज्यादा लगेगा कि जो दूर दूर होते हैं उन पर बल ज्यादा लगेगा? जो पास पास होते हैं पास पास होंगे। अरे सीधी सी बात है, यहां पर मैं ये क्लास मान लो 50 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, अब मैं इसमें 50 की जगह 100 बिठाऊं, 100 मॉलिक्यूल होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तुम टकराओगे। अरे यार लिखने में उधर कैसा लिखते नहीं बन रहा, इधर कैसा, ऐसे ही करोगे। लेकिन यही 50 की जगह मैं 10 ही बिछाऊं, हाँ भाई हाँ चल रहा है बढ़िया, टकराओगे क्या?
सीधी सी बात है। मतलब ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल पास पास तो उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है आपस में, और मॉलिक्यूल दूर दूर तो फोर्स कम लग रहा है। सिंपल सी बात है। शहद गाढ़ा है मतलब इसके मॉलिक्यूल क्या है, पास पास। पतला है मतलब इसके मॉलिक्यूल क्या है। ठीक, एक चीज है समझ में। अब हुआ क्या कि शहद, ये सरफेस है, जब इसके शहद की जो पहली परत है, ये पहली परत जब गई होगी तो ये पहली परत इधर की ओर गई, तो कहीं ना कहीं इस सरफेस ने इस पर क्या किया, एक अपोजिट फोर्स लगाया कि नहीं, हाँ या ना। पहली परत पर ये जो सरफेस थी, ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने क्या करा होगा, इसने इस पर फोर्स लगाया होगा। तो इस पे जब फोर्स लगा तो ये धीरे कुछ टाइम बाद ये रुक गई, हाँ या ना। फिर जब इस पे फोर्स लगा तो ये रुकी, तो जब ये रुकी तो इसने भी कहीं ना कहीं याली सरफेस ने इस पे फोर्स लगाया होगा, तो ये थोड़ी आगे जाके रुकी, फिर इसने इस पे लगाया होगा, ये थोड़ी और ऐसा करते 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 क्या हो गया, सभी रुक गए, पूरी परत रुक गई, मतलब पूरा शहद जो था वो रुक गया। यहां पे मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो यहां पर भी ये गया होगा, इस पे भी फोर्स लगा होगा, पर यहां के रिस्पेक्ट में यहां पर फोर्स थोड़ा कम लगा, पर लगा तो ना, यहां पर फोर्स लगा, फिर ये रुकी, फिर इसने यहां लगाया, फिर ये रुकी, फिर इसने इस पे लगाया तो ये भी यहां जाके रुक गई, फिर इसने इस पे लगाया तो ये भी यहां जाके रुक गई, और इसने इस पे लगाया तो ये भी यहां जाके रुक गई। तो रुक तो सभी भी रही है, और सभी में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। सभी में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये सभी में लग रहा है मतलब सभी परतों के बीच में लग रहा है, जिससे पहली परत दूसरी को रोक रही है, दूसरी परत तीसरी को रोक रही है। आया समझ में। तो हर एक परत एक दूसरे को रोक रही है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि एक टाइम बाद ये पूरा का पूरा मीडियम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक टाइम बाद पूरा का पूरा मीडियम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पर हुआ क्या कि यहां पर जो फोर्स था ये ज्यादा लग रहा था, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, पास पास। यहां पे फोर्स कम लग रहा था, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या थे, दूर दूर। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। बस अब ये समझ में आ गया, तो डेफिनेशन सुनो। किसी भी द्रव यानी या तो शहद ले लो, या फिर किसी भी गैस, किसी भी द्रव या गैस का वह गुण, किसी भी द्रव या गैस का वह गुण जिनमें इनकी परतों के बीच आपेक्षिक गति, आपेक्षिक मतलब एक दूसरे के रिलेटिव, आपेक्षिक मतलब एक दूसरे के रिलेटिव, आपेक्षिक गति का विरोध होता है। आपेक्षिक गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, एक दूसरे को विरोध कर रही है, रोक रही है, तो चल रहा है। आपेक्षिक गति का विरोध होता है। इसी विरोध को क्या कहते हैं, तो ज्यादा विरोध किसमें हो रहा है, मतलब शहद की शांता। कम विरोध किसमें हो रहा है, तो पानी की शांता। आया समझ में। तो द्रव यानी तरल या लिक्विड या गैस का वह गुण जिसमें इनकी परतों के बीच आपेक्षिक गति, आपेक्षिक क्यों बोला मैंने, एक दूसरे से रिलेटेड हुए, ठीक है। तो आपेक्षिक गति का विरोध कर रही है, आपेक्षिक करी ना, ये इसका विरोध कर रही है, तो ये इसका कर रही है, तो ये इसका कर रही है, तो ये इसका कर रही है ना। तो ये आपेक्षिक गति का जो विरोध होता है, उसी विरोध को क्या कहते हैं। इजी डेफिनेशन थी, और इजी था तो कठिन था। तो अब मुझे आप ये बताओ कि गाढ़े द्रव की शांता ज्यादा होगी कि पतले द्रव की शांता ज्यादा होगी, गाढ़े द्रव की शांता क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो पहला पॉइंट एग्जाम का यही क्वेश्चन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देके पूछ सकता है किसकी शांता ज्यादा है। तीसरा, यदि किसी द्रव को गर्म करें तो उसकी शांता ज्यादा होगी या कम। हाँ, यदि किसी द्रव को या लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा। हाँ, अरे कम होगी ना, गर्म करोगे पतला होगा, पतला होगा तो क्या होगा,
अरे गरम करते हैं, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, किसी द्रव के मॉलिक्यूल है, ये अणु है, ठीक है। अब इनको मैंने गरम किया, इसको मैं क्या कर रहा हूं, गरम कर रहा हूं, तो इनमें एक एनर्जी आएगी, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, टक्कर मारेंगे मतलब ये फैलेंगे, फैलेंगे तो शांता क्या होगी, ना मुझे पता था एक आध तो निकलेगा। सुनो जरा भैया, दूध को गर्म करने पर, हाँ यार मोटा क्यों हो गया यार, ये गलत बात है ना, ऐसा क्यों करते हो तुम। पहली बात तो आपने दूध को, इसमें मान लो ये है हरा वाला है दूध, मिल्क, ठीक है, और इसके अंदर जो ये है पानी, सुनना जरा, ये है पानी, वाटर। अब आपने क्या करना था, आपको सिर्फ गर्म करने का बोला था, ठीक है, आपको क्या करने का बोला था, गरम करते तो इनके बीच में टकराव होता, थोड़ा पतला होता। आपने क्या किया, इतना गरम करा कि इसके अणु को भापी बना के उड़ा ही दिया, तो पानी तो गायब। और जब पानी नहीं बचा क्या है, दूध, तो गाढ़ा होगा ही ना। आया समझ, हाँ ठीक है, आया ना। अरे अक्सर घरों में देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है, जैसे मम्मी दाल चावल बनाती है, ठीक है, दाल बनाती है, और अपन क्या हो कि बहुत लेट आ रहे हो, तो मम्मी दाल रख देती है, तो क्या दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है ना, और फिर आप उसको क्या करते हो, गरम, तो हल्की सी थोड़ी सी फिर क्या हो जाती है, पतली। आया समझ में। तो गरम करने पे पतली हो रही है, फिर उसको फेंक के देखना, मम्मी मारेगी अलग ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर किसी कोई दिक्कत। एग्जाम का एक और क्वेश्चन, द्रवों की श्यानता ज्यादा होती है कि गैसों की श्यानता ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर, द्रव के मॉलिक्यूल पास पास, और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कोई किसी को डाउट श्यानता में, विस्कोसिटी में किसी भी प्रकार का डाउट है हो तो बता दो। अरे हाँ, लोटनिक नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ सरक रहा है, ठीक है। चलो, तो ये था भैया श्यानता, जिसमें आपको मजा भी आया कि नहीं आया। मजा तो सब में ही आ रहा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट जिसमें मजा नहीं आ रहा, बता दो मुझे। श्यानता हो गया, और क्या बचा है आपका, घर्षण हो गया, श्यानता हो गया, सीमांत वेग। चलो सीमांत वेग देखते हैं भैया। सीमांत वेग को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को जानने के लिए इधर देखो, पीछे इधर देखो। टर्मिनल वेलोसिटी को जानने के लिए मेरे को नहीं पता डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन देख के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बुकों की डेफिनेशन होती है बहुत कठिन और मेरे से बनती नहीं हो, और जो मैं बताऊंगा ना वही सबसे बेस्ट है। देखो मैंने क्या किया, मेरी तो आदत नहीं है, पर बहुत से लोगों की आदत है फालतू की आदत ये है कि ये है एक जलाशय, ठीक है, नदी नाला तालाब जो भी बोल लो, ठीक है, ये नीचे ये यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो जमीन है, और इसके ऊपर ये है पानी, ठीक है। अब जो ये पानी है, हुआ क्या यहाँ पर इस वाटर के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, हम भी बैठे रहते सर, नदी के किनारे बैठते ना, कभी बैठते हैं, पता नहीं क्या ही मजा मिलता है, पत्थर उठाया मारो, जैसे नदी से दुश्मनी है, क्यों मैं बैठा हूं यहाँ, तेरे को ही मारूंगा, है ऐसा करते हैं ना। हाँ देखा होगा, अच्छी बात है, करा करो अब हुआ क्या, आपके हाथ में था पत्थर, आ जाओ भैया पत्थर, अब इस पत्थर को मैं बना देता हूं बॉडी, कोई पिंड है, पत्थर है, बॉडी, फेंका मैंने, तो जब मैंने अच्छी स्पीड से फेंका, तो यहां से ये पत्थर यहां तक कुछ स्पीड में गया होगा, इसके अंदर तक थोड़ा तो गया होगा, मतलब यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी मान लो v1,
जब किसी वस्तु को मैं किसी शांत द्रव में, शांत द्रव बोल लो, शांत द्रव, अलग अलग शब्द का द्रव का विस्कोसिटी अलग अलग होती है, मतलब विस्कोसिटी तो होती है, इसलिए मैं शांत द्रव बोल रहा हूं। तो जब किसी वस्तु को हम शांत द्रव में फेंकते हैं या गिराते हैं तो प्रारंभ में तो उसका वेग बढ़ता है, यहां से यहां तक तो वेग बढ़ रहा है ना, पर कुछ समय पश्चात वह एक नियत वेग से, नियत यानी कांस्टेंट, मान लीजिए कि यहां पर जिसका वेग था, यहां पर फेंका मैंने तो ये जा रही 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, इतनी तेज, यहां से यहां तक गई, यहां पे इसका वेग कम होते चला गया और यहां पर उसका वेलोसिटी v1 क्या हो गई है, बिल्कुल 0 हो गई है। अब जब वो गिर रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण के, तो यहां से यहां तक गिरी तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो जो वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक की है, ये पूरी वेलोसिटी जो भी होगी, मान लो वो 3 मीटर पर सेकेंड हुई, 50 मीटर पर सेकेंड हुई, जितनी भी, तो वो यहां से यहां तक उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब यहां पे 50 है तो यहां तक भी वो क्या ही रहेगी, 50 ही रहेगी। तो जब किसी वस्तु को हम शांत द्रव में फेंकते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह एक नियत यानी कांस्टेंट वेग से नीचे गिरने लगती है। तो वो जिस वेग से नीचे गिर रही है ना, जिस वेग से नीचे गिर रही है वही उसका क्या है, सीमांत वेग, यही वेग उसका क्या है, क्योंकि यहां पर उसकी सीमा का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। अब वो जिस वेग से गिर रही है वही उसका क्या कहलाएगा, आया समझ में, अरे हाँ या ना, इतनी सरल डेफिनेशन और कहां से लाऊंगा मैं, आया ना। जब किसी वस्तु को हम किसी शांत द्रव में फेंकते, इधर देखो दोनों, जब किसी वस्तु को हम किसी शांत द्रव में फेंकते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, परंतु कुछ समय पश्चात, ये है वो समय, कुछ समय पश्चात वह एक नियत यानी कांस्टेंट वेग से गिरती है। उसी कांस्टेंट वेग को हम क्या कहते हैं, सीमांत जो वेग है वस्तु की त्रिज्या पर, मैंने कहा सीमांत वेग, टर्मिनल जो वेलोसिटी है यह किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी जो बॉडी है उस बॉडी की रेडियस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा कण लिया, उसको फेंका और दूसरे हाथ में लिया यह बड़ा पत्थर, इसको भी फेंका सेम वेलोसिटी से, बताओ पहले नीचे कौन आएगा, पहले नीचे छोटा वाला आएगा, पहले नीचे कौन सा आएगा, फटाफट फटाफट आएगा, क्योंकि उस पर ज्यादा वेग नहीं लग रहा है ना। अरे बड़ा वाले के ऊपर ये भी तो फोर्स लगा रहा है, पानी के मॉलिक्यूल पे तो फोर्स लगाएंगे ना, तो जिसके कारण क्या होगा, बड़ा वाला नीचे नहीं आएगा, कम नहीं जल्दी से आएगा, और छोटा वाला फटाक से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस पर कम से कम फोर्स लग रहा है पानी के द्वारा, पर लग तो रहा है बिल्कुल इक्वल, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। तो वो किस पे निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पर, मतलब त्रिज्या कम, किसी भी वस्तु की त्रिज्या कम तो उसका सीमांत वेग, अरे नहीं यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो त्रिज्या कम तो सॉरी, त्रिज्या कम तो सीमांत वेग भी क्या होगा, कम होगा, और त्रिज्या ज्यादा तो सीमांत वेग भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। भारी पत्थर रहेगा तो जल्दी नीचे आएगा, छोटा पत्थर रहेगा तो कम नीचे आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब त्रिज्या कम है तो सीमांत वेग भी क्या होगा, कम होगा, और त्रिज्या किसी बॉडी की त्रिज्या ज्यादा है तो सीमांत वेग भी क्या होगा, ज्यादा, आया समझ में। तो ये किस पे निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर। हाँ, बड़ा पत्थर जल्दी नीचे आएगा, छोटा पत्थर कम नीचे, ऐसा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक। तो ये था सीमांत वेग, यहां पर किसी को प्रॉब्लम। अब एग्जाम का क्वेश्चन, ये तो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन आती है, सीमांत वेग की डेफिनेशन आती है, और दूसरा ये आता है कि सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है, ये भी आता है, और तीसरा आता है बारिश की बूंदे पृथ्वी पर गिरती है, यह किस वेग के कारण गिरती है, पलायन वेग के, सीमांत वेग के, क्रांतिक वेग के, या जमाने भर का दूसरा वेग, बहुत सारे वेग है, किस वेग के कारण गिरती है बताओ, कैसे, हाँ धीरे धीरे आती है,
ये तो अभी सीमांत वेग पढ़ा दिया मैंने, तो एग्जाम्पल दे दिया, तो इसी का बोल दिया। पलायन, और पलायन कर जाती हो। अब ये कहाँ पे हो, ध्यान है कि नहीं? इनको पानी वानी पिलाओ यार, गर्मी आ रही है। पानी पिलाओ यार प्लीज, पानी पिलाओ यार इनको कोई। कहाँ रोज गए, तो पानी पिलाओ यार इनको कोई प्लीज, पानी पीना पड़ेगा पानी तो। किस वेग के कारण बारिश की बूंदें नीचे आ रही है? अच्छा, एक सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों को, लड़कियों को बारिश में थोड़ा सा घूमने का मजा आता है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं आप लोग बता दो है क्या ऐसा? हाँ है, चलो हो गया कंफर्म। ठीक है, अब हुआ क्या, बारिश आई, लड़की ओ माय गॉड रेन प्लीज, अच्छा है चलो अब बढ़िया बारिश से मजे ले, धीरे धीरे बाल चल रहा। अब जो हुआ, मतलब लड़कियां वहां पे बारिश का मजा ले रही, मतलब कि भैया यहाँ पर ये जो बादल है और ये नीचे इतनी नीचे लड़की बेचारी खड़ी है, तो ठीक है, अब ये बादल की बूंद आके उसके सर पे गिर रही, लेकिन उसको लग नहीं रही है, मजा ले रही है वो कि बढ़िया मजा आ रहा है, हाँ या ना? तो क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि भैया यहाँ पर हुआ रहा क्या है, सीमांत वेग। क्योंकि जो ये बारिश की बूंदे है ना, इसको कोई बादल फेंक के नहीं मार रहा है, ये तो कांस्टेंट लेवल से गिर रही है, और इस पर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा है, जिसके कारण इसका ये हल्की हो चुकी है। नहीं तो यदि मान लो इस पर ये सीमांत वेग काम नहीं करता, तो पड़ती है आपको बारिश की बूंदे, तो बारिश में जाते ही नहीं आओ। जाते क्या? अरे जाते क्या? नहीं जाते ना। तो बारिश की बूंदे जब गिरती है ऊपर से नीचे, तो वो सीमांत वेग यानी ग्रेविटेशनल के कारण ही गिरती है, जिससे वो हल्की होती है और हमें उसका ज्यादा प्रभाव इन्हें लगती नहीं। एक और चीज, हवाई जहाज से या किसी से मैं पैराशूट लेके जब कूदूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने पैराशूट खोला नहीं है, जैसे कूदूंगा तो कितनी स्पीड से गिरूंगा, और जैसे पैराशूट खोला तो किस वेग से गिरूंगा? तो हवाई जहाज से पैराशूट लेकर उतरे हुए व्यक्ति के द्वारा धरती पर आना किस वेग के कारण? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आया समझ में? पक्का? बारिश की बूंदों का धरती पे गिरना, पैराशूट लेकर व्यक्ति का नीचे आना, किसी को कोई दिक्कत जरा सी भी? पक्का? और एग्जाम्पल आप जितने भी ले लो यार, आप जितने भी जो भी ग्रेविटेशनल के कारण आएंगे, कितने भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप पर्टिकुलर याद नहीं आ रहे सडनली, कोई बताओ आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो किसी दिन किसी अच्छे क्या बोलते हैं, मान लेना एक काम ऐसा करना कि तरबूज को रखना एक पेड़ पे और अपने दोस्त को बोलना, अपनी फ्रेंड को बोलना कि फेंक, और खड़े होना उसके नीचे, बढ़िया मजा आएगा, तरबूज ही तरबूज, सर का भी तरबूज बन जाएगा। कटल, हाँ कटल से करना, ज्यादा मजा उसमें आएगा। चलो तो एक मजाक की बात थी, ठीक है, आया समझ में? तो ये था, अरे भाई चल जा, सीमांत वेग। ये तो समय की कमी है, वरना आपको बढ़िया लिखवाता भी। मेरे को ना डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आती, आप यकीन नहीं मानोगे, लिटरली आप ये डेफिनेशन कहीं और बुकों में देखना कितनी अलग है, और मेरी डेफिनेशन बहुत अलग होती है, क्योंकि मेरे को ना समझ में आता सिर्फ एग्जाम्पल से ही सारी चीज समझा रहा हूं, मैंने हर चीज एग्जाम्पल समझेंगे, उसी में डेफिनेशन समझ में आती है मुझे। और कौन सा टॉपिक था भैया आपका? अभी अपन पहले फोर्स सोर्स पढ़ ले, तो उसमें भी अभी उत्प्लावन भी आएगा, थ्रस्ट भी आएगा, ठीक है, या बियॉन्ड बोल लो उसको, ठीक है, ठीक है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, हाँ भैया बताओ। मेरे को चलो, वो उसकी प्रत्यास्थता है ना, सब ये बोल रहे हैं,
इलास्टिसिटी, हाँ 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 बोलो। अरे यार ये इसको जरा थोड़ा सा आगे कर दो, मेरे को तुम लोगों के चेहरे नहीं दिखाई देते, फिर यही रख दो ना। हाँ ठीक है, चल गया वो, चल गया। वापस आ जाए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं भी समझ गया आज तो। इलास्टिसिटी, मजा आ गया यार, क्या बोला। चलो देखते हैं, उसी की डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये टेनिस की बॉल ली। टेनिस की बॉल है, दबा दबती भी ना, हाँ, बहुत से अच्छे समझ में आएगा। तो ये टेनिस की बॉल थी, ठीक है, ये टेनिस की बॉल है। मैंने क्या किया, इस टेनिस की बॉल को ऊपर से दबाया, ठीक है, टेनिस की बॉल को ऊपर से दबाया, क्योंकि रबर की होती है वो तो ये टेनिस की बॉल कुछ ऐसा शेप हो जाएगा इसका, हाँ या ना, दबाऊंगा तो ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस अब दबाया, मतलब सीधी सी बात है, मैंने इस पे क्या लगाया है भैया, फोर्स लगाया। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉल है ये भी क्या होगा, एक फोर्स जनरेट कर रही होगी, कर ही रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये अपनी अवस्था में, अभी जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया था तो ये ऐसी हो गई थी, और जैसे मैंने फोर्स हटाया ये वापस इसी अवस्था में आ जाएगी कि नहीं, हाँ या ना। मैंने रबर था, रबर पे फोर्स अप्लाई किया तो लंबा हो गया, जैसे फोर्स हटाऊंगा वापस आ गई, हाँ या ना। क्या कहलाएगी? फिजिक्स बड़ा गंदा है, पता क्यों? वो जो कहता है, जो दिखता है, वो होता कभी नहीं है। देखो कैसे, शायद आपको समझ में आ जाए। पदार्थ का वह गुण, बॉल क्या पदार्थी है, पदार्थ का वह गुण जिस पर हम कोई बाह्य बल लगाए, या लगाए बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाए, बाह्य बल लगाने पर वह पदार्थ उस बल का क्या कर रहा है, विरोध करता है, या उस बल में क्या होता है, उस पदार्थ में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है जिससे उस बल का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध करता है, ठीक है। और जैसे ही बल हटा लेते हैं पदार्थ अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये मैंने डायग्राम से सीखा। पदार्थ का वह गुण जिस पर कोई बल लगाने पर वो उस बल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, जिससे पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? पक्का? क्योंकि अब मैं जो पूछने वाला हूं उसमें आपका माइंड क्या तो खत्म हो जाएगा, या बोलोगे बाप रे आज तक हम धोखे में जी रहे थे। पक्का ना? किसी को दिक्कत? चलो एग्जांपल दो। स्टील की प्रत्यास्थता ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, या रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा है? चलो बताओ जरा। जो डेफिनेशन दी है तुम लोगों ने, जो तुमने आज तक सीखा है इस 25 साल की उम्र तक, ठीक है, जो किसी की ज्यादा कम भी हो सकती है, अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। तो जिस भी उम्र तक तुमने सीखा है उसके हिसाब से सच सच बताना। पटवारी के एग्जाम की कसम है तुमको फेल हो जाओगे वरना, पटवारी के एग्जाम की कसम है फेल हो जाओगे वरना। आंसर स्टील है पर है रबर। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? हे पटवारी की कसम है तुमको तो इसीलिए तुम्हारा दिमाग चल गया, नहीं तो स्टील लगाते। तो क्यों लगाते, क्या रीजन था? बस सोच के बस कि हाँ भैया स्टील ही होगा, रबर के इलास्टिसिटी ज्यादा। और स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है, रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा है। रबर टूट जाती, स्टील नहीं टूटेगा, या मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं क्या स्टील? चलो नहीं टूटा तो क्या, मुड़ेगा तो सही ना। हाँ आगे बोलते जाओ, बस मैं सुनते आता हूं। मैंने सिंपल सी बात कही,
पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का, पहले लिख देता हूं, सुन लो, कहाँ जा रहे हो? अरे खाना मारने मत जाओ, पहले 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बस, अपन खत्म ही करें, जल्दी जल्दी फटाफट। जाने ये समझ में नहीं आएगा, जीवन भर परेशान रहोगे मेरे लिए कि ये भैया ये क्या पढ़ा दिया था सर ने। पदार्थ का वह गुण जिसमें वो किसी भी प्रकार के बाह्य बल के परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध करता है, और जैसे ही वो बल हटा लिया जाता है वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। क्या कहता है ना? यही कहा ना मैंने। तो मतलब डेफिनेशन क्या बोल रही है भैया? डेफिनेशन बोल रही है कि बाह्य बल के परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है, ये जो विरोध हो रहा है ना, परिवर्तन का जो विरोध हो रहा है, इसी विरोध को मैं क्या बोलता हूं? हाँ, इलास्टिसिटी। अब मेरे पास है स्टील और एक रबर। रबर को मैंने खींचा, इतना बड़ा हो गया, और स्टील है, उसको तो खींच नहीं सकते, लेकिन स्टील है, एक स्टील की मान लो एक पतली सी ताड़ी है, अपन ने साइकिल की एक ताड़ी ली, ठीक है, उसको आपने हल्का सा बेंड किया, बेंड करो एक जैसा पकड़ के ऐसा हल्का सा करोगे ना, तो वो भी इसमें इलास्टिसिटी जब भी तो वो होगी, ठीक है। अब उसको कितना बेंड करोगे? इतना इतना इतना, बस इतना। इससे ज्यादा करोगे कि वो मुड़ जाएगी, हाँ या ना? मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो आप उसको इतना ही बेंड कर पाओगे, लेकिन रबर को तो आपने अच्छा खासा बेंड करा। तो परिवर्तन का ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है? परिवर्तन का विरोधी क्या कहलाता है? ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? तो ज्यादा विरोध जब स्टील कर रहा है तो ज्यादा प्रत्यास्थता किसकी हुई? आया समझ में? अब भूलोगे कभी? हाँ, अब मत दिमाग लगाना। हाँ सर ने स्टील, स्टील ही तो होगा ही, पर कैसे होगा? ऐसे होगा, क्योंकि सीधे से भाई देखो, मैंने क्या कहा? पदार्थ का वह जिसमें वो किसी भी बाह्य बल के परिवर्तन का क्या कर रही है, और यह विरोधी हमारा क्या कहला रहा है? विरोधी क्या कहला रहा है? सीधी सी बात है। तो जो ज्यादा विरोध करेगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। तो ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? रबर तो ये खींच के बड़ा होगा, स्टील को तो करोगे ओ ओ ओ ओ थोड़ा सा, हाँ या ना? हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टील। मतलब स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा। आया कि नहीं समझ में आया? आ गया? चल, तो ये था प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता निर्भर किस पे करती है? परिवर्तन के विरोध पे। प्रत्यास्थता और किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है प्रतिबल और विकृति पर। अब ये प्रतिबल और विकृति क्या है? यहां पे लिख दो, प्रत्यास्थ तथा सीमा। प्रत्यास्थ सीमा समझ रहे हो क्या है? प्रत्यास्थ सीमा, इलास्टिसिटी लिमिट। जहां इलास्टिसिटी लिमिट मतलब कि मैंने क्या किया, किसी रबर को खींचा खींचा खींचा, एक पॉइंट तक खींचा तो वो उसकी लिमिट हो गई। क्या अब इससे ज्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगी। तो जहां तक हम उसको सिर्फ खींच पा रहे हैं वो उसकी क्या हो गई? लिमिट। तो वो लिमिट क्या कहलाएगी? उसकी प्रत्यास्थता सीमा या इलास्टिसिटी लिमिट। और इलास्टिसिटी लिमिट डिपेंड किस पे करती है? प्रतिबल पर और विकृति पर। प्रतिबल क्या है? ये जो मैंने बॉल बनाई थी, इसके किसी एकांक इधर देखो, किसी एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे हमने कुछ बल लगाया था, है ना? इस पे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे जब बल लगाया था तो इसके अपोजिट भी एक बल लग रहा था ना? ठीक, तो इसके अपोजिट भी एक क्या लग रहा था? बल लग रहा था कि नहीं? हाँ या ना? तो अपोजिट बल, प्रतिबल किसी एकांक क्षेत्र के विपरीत, किसी एकांक क्षेत्र के बल के
प्रतिरूप लगाया जाने वाला विपरीत बल जिससे वो अपनी अवस्था में वापस आए, तो जो विपरीत बल लग रहा है ना, उसी बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। सिंपल सी बात है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के विपरीत बल को प्रतिबल कहते हैं, जिससे वस्तु अपनी अवस्था में वापस आएगी। विकृति कैसे कहते हैं? मान लो मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, ये पेन है, चलो एक तार है, ठीक है। अब तार था, मैंने क्या किया, तार को भाई रखा, अब मैं उसको खींच रहा हूं, उसकी इलास्टिसिटी जितनी होगी उस हिसाब से खींचा, और यदि मैं उसको खींच के मोड़ ही दिया तो उसका जो आकार में परिवर्तन हो गया कि नहीं? पहले सीधा था, मोड़ दिया तो वैसा यू शेप में बन गया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ ना, मतलब उसकी आकृति काय में कन्वर्ट हो गई? विकृति में। मतलब किसी का आकार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विकृति। सिंपल सी बात है भाई। मेरे पास रबर है, खींच रहा हूं, तोड़ के अलग कर दिया, पहले इतना बड़ा था, अब 2 टुकड़े हो गए, इतने हो गए, आकार चेंज हो गया कि नहीं? एक इतना सा रह गया, 2, पहले एक बड़ा था, हाँ या ना? तो आकृति या आकार में जो भी परिवर्तन होता है मैंने हो चुका है, तो उसी हम क्या कहते हैं? आया समझ में? अब ये कल समझाऊंगा कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय लेने की, ठीक है? अरे आया समझ में? स्टील वाला कौन सा समझ में आया? जाना नहीं ऐसा कभी। प्रतिबल को कहते हैं स्ट्रेस और इसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस लगाया गया अपोजिट बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर, ठीक, और विकृति उसके जो शेप है उसमें चेंज,